नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं दोबारा से यूं कहूं कि तांत्रिक मैडम की स्टोरी लेके आया हूं, पार्ट 32। तो देर नहीं करते हैं, इस स्टोरी को, इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। वो अंधेरी रात थी। आसमान में बादल जमे हुए थे और कभी भी बारिश हो सकती थी, जैसा मौसम लग रहा था। बिजली चमक रही थी, लेकिन बारिश का अभी शुरुआत नहीं हुआ था। वो जो इलाका था जंगल जैसा दिख रहा था, लेकिन एक घर बिल्कुल सुनसान जगह पर अब चमक रहा है। जब रोशनी पड़ती है, बिजली की कड़कड़ाहट होती है, तब चमक से वो घर साफ साफ दिखता है। और उस घर से थोड़ी ही दूर पर आगे चल करके एक बड़ा सा पेड़ होता है। बिजली का असर उस पर भी होता है। जब बिजली चमकती है, कड़कती है, तो उस पर जो पक्षी बैठे होते हैं, डर के मारे फुर्र से उड़ जाते हैं। एक आवाज पंख फड़फड़ाने की हर तरफ सुनाई देती है। बड़ा डरावना माहौल होता है। और जस्ट उसके नीचे अब जहां पर तना है, अब वहां पर एक औरत प्रकट होती है। देखने में लगभग लग रहा है कि 60-70 साल की होगी। शरीर पर झुर्रियां जैसे लटक रही है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए, बस आंखों में एक रोशनी सी नजर आ रही थी। कभी वो आसमान की तरफ देखती है, जो बादल अब चमक रहे हैं, बिजली गड़गड़ा रही है, और उस पेड़ के ऊपर देखती है जहां से वो पक्षी बैठे। और जब गड़गड़ाहट शुरू होती है तो पक्षी उड़ जाते हैं। उसकी जो आंखें हैं ना, चमकने लगती है। और अब फिर उस जगह को छोड़ करके अब आगे की तरफ वो बढ़ने लगी। आसपास में कोई जंगली जानवर दिखाई देते हैं ना, तो अपनी लंबा हाथ एक कैंची के जैसा वो बढ़ा देती है और कैंची की तरह अब वो जानवर को पकड़ लेती है। उस जानवर को चीर फाड़ कर के सेकंडों में अपने पेट के अंदर डाल लेती है। चबा जाती है, ये कहा जाता। लेकिन लग रहा था कि वो बहुत भूखी है और वो उस छोटे जानवर को खा करके उसका पेट नहीं भरा है। अभी उसको और भोजन चाहिए। लेकिन अब वहां पर ऐसा कोई जानवर, खरगोश जैसा दिख नहीं रही है। अब क्या होगा? जैसे उसकी भूख शांत नहीं हो रही हो। अब फिर आगे की तरफ भोजन की तलाश में जाने लगती है। आखिरकार उस इकलौते घर, सुनसान घर के पास पहुंच जाती है और वहां पर सूंघने की कोशिश करती है। और तब उसको जैसे मनपसंद चीज का अनुभव होता है। उसकी आंखें फिर खुशी से चमक जाती है। अब आंखों से एक तेज रोशनी सी निकलने लगती है और उसको समझ में आता है कि अब हमारा यहाँ भोजन मिल जाएगा। उस घर में अब जाने को सोचती है और वही करती है। वो बिना दरवाजा खोले और उस दरवाजे से आर पार अंदर पहुंच जाती है। अंदर कमरे के अंदर, गलियारे के अंदर में हर तरफ रोशनी नजर आ रहा है। जैसे इस घर में अभी है कोई, इस घर में कोई आराम कर रहा है। बाहर में तो नजर आ रहा था कि घर अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन अंदर आने के बाद अब इसको महसूस होने लगा कि अरे जरूर इस घर में कोई है। तभी तो रोशनी जल रही है और सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही है। सबसे पहले एक कमरे के अंदर झांकती है और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो दरवाजे से आर पार अपना सर बाहर अंदर की साइड में निकाल देती है और तब उसे एक पलंग पर एक नौजवान स्वस्थ लड़का सोता हुआ दिखता है। अब बड़ा ही पसंद आता है वो लड़का, लेकिन अपना सर फिर बाहर खींच लेती है। फिर आगे की तरफ चलने लगती है, लेकिन संजोग से वहां पर 2 ही कमरे थे और एक कमरा और दिख जाता है, जहां से
वो खुशबू आ रही थी, खाने की खुशबू, और एक तरह का और खुशबू उसको आकर्षित कर रही थी, जैसे वहाँ पर शराब हो। और शराब की जो खुशबू थी उसको बेचैन कर रही थी। वो चाहती थी कि बस वो शराब मिल जाए और अपने पेट में अब डाल लिया जाए, और इसके बाद हम और खाने की तलाश करेंगे। अब वैसे तो भोजन उनको दिखाई दे दिया था। वो स्वस्थ नौजवान लड़का जो पलंग पर बेसुधी में सोया हुआ था, जैसे कोई भी होश नहीं हो। और फिर उस शराब वाले कमरे में जहाँ से खुशबू आ रही थी शराब की, और उस कमरे के दरवाजे के आर पार हो जाती है। और तब वो देखती है कि एक अंग्रेज लड़की और पलंग पर बेसुध सोई हुई है। उसके सिरहाने टेबल पर दारू का गिलास और दारू की बोतल, और एक साइड में कुछ नॉन वेज भी पड़ा हुआ है। यही तो खुशबू उसको पागल बना रही थी। अचानक उस लड़की को अब गौर से देखती है, और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन सबसे पहले उसने हाथ साफ किया उस खाने पर, और इसके बाद जो भी उस बोतल में दारू बची हुई थी और सबको डकार जाती है। जब लगता है कि हाँ कुछ पेट में आया है, लेकिन शराब पीने के बाद उसकी आंखें अब बंद होने लगती है, जैसे वो अब नशे में हो गई हो। लेकिन वो बंद करते ही अब अपना रूप बदलने लगती है। वो 60-70 साल की बूढ़ी औरत अब एक जवान लड़की में परिवर्तित हो गई है, और उस लड़की की तरफ देख रही है। चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट नजर आ रहा है। अब फिर देरी ना करते हुए अब जैसे उस लड़की के अब शरीर में समा गई हो। ये कैसा हो सकता है? कोई मनुष्य के शरीर में कोई कैसे दूसरा शरीर समा सकता है? लेकिन वो कोई जीता जागता मनुष्य तो थी नहीं, वो तो एक आत्मा थी, एक दुष्ट आत्मा थी, और भूख की तलाश में इस घर तक पहुंच गई थी। लेकिन जब यहाँ पर एक स्वस्थ नौजवान को सोते हुए देखा, तो उसके जो दिल के अरमान थे मचलने लगे थे, और वो ऐसे ही एक शरीर को ढूंढ रही थी कि जिसमें वो समा करके वो उस नौजवान के साथ अब कुछ खेल खेला जाए, और उसके अंदर समा चुकी थी। और तभी अंग्रेज औरत जो बेसुध सोई हुई थी लड़की, और वह फट से अपनी आंखें खोल देती है। और आंखें खोलने के बाद अब उसके चेहरे का रंगत बदल जाती है। चेहरे पर मुस्कुराहट, नींद तो एक झटके से गायब हो गया था। अंगड़ाई लेती है और अपनी वस्त्र की परवाह नहीं करती है। वस्त्र तो नाम मात्र का अब पहन रखी थी, जो सोने के टाइम पहना करते, बहुत कम कपड़ा, लेकिन अपने शरीर को उसको सूद नहीं था। बस उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी। वो कहाँ जाना है जैसे उसको सब पता है। अपने रूम का दरवाजा खोलती है, और इसके बाद गलियारे में आती है। अब फिर जो लड़का सोया होता है, नौजवान लड़का, और उसके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। अब दरवाजे को ठक 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 जैसे दस्तक दे रही हो। अंदर जो सोया हुआ लड़का है ना, अब उसकी नींद टूट जाती है। घबरा जाता है कि आखिर ये आधी रात के समय में कौन दस्तक दे रहा है। इस घर में तो हम दो लोग रहते हैं, तो क्या क्या बात है, दस्तक देने वाला कौन है? और आखिरकार जानने के लिए कि दस्तक कौन दे रहा है, आप दरवाजा जा करके खोल देता है। सामने उस लड़की को देख करके हैरान रह जाता है और कहता है, जेसिका, तुम इस वक्त पर मेरे दरवाजे पर? जाओ जाओ, अपने कमरे में जाओ। लेकिन जो जेसिका जिसको नाम पुकार रहा था ना, वो तो अपने आप ही में नहीं थी, जैसे उसको शरीर को कोई कंट्रोल कर लिया हो। और एक झटके से अब जो नौजवान लड़का, अब जिसका नाम अब आशीष है, अब वो आशीष से लिपट जाती है। आशीष
अब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जेसिका, ये क्या कर रही हो? तुम जाओ अपने कमरे में, और नहीं तो मैं मैडम जी से तुम्हारा इस बार तो जरूर कंप्लेंट करूंगा। लेकिन जेसिका का इस बात का कोई असर नहीं होता है। वो मुस्कुराती रहती है, सांसें तेज तेज लेती है, जैसे वो आशीष को पाना चाहती है। आशीष उसका इरादा भांप चुका था और वो बचने का कोशिश करता है, और वो निकलना भी चाहता है दरवाजे से कि बाहर भाग जाऊं, अब जेसिका से अपना बचाव करूं। लेकिन जेसिका उसको जाने नहीं देती है। और एक पल ऐसा आया कि आशीष अपने आप को बचा नहीं पाया, जबकि वो शक्तिशाली था, ताकत थी उसके शरीर में। लेकिन जेसिका जैसी फूल सी कोमल लड़की अब आशीष जैसे इंसान पर अब अपना विजय प्राप्त कर चुकी थी, और ऐसी अब उसकी हालत कर दी थी कि आशीष अब उठ नहीं पा रहे थे। आखिरकार आशीष जेसिका से कहने लगे कि देखो जेसिका, मैं जानता हूं कि तुम नशे में हो, और नशे में होने के बाद तुम अपने आप को भूल जाती हो कि तुम कौन हो, और तुम में एक बला की शक्ति आ जाती है। मैं तुमसे वाकिफ हूं, लेकिन तुम मेरी बात को मानो, दिमाग में बिठाओ, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। अगर मैडम जी को पता लग गया तो उनको गहरा धक्का लगेगा। तुम समझा करो, तुम जो कर रही हो ना, ये गलत है, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। आशीष अब दुहाई देते जा रहे हैं कि जेसिका, तुम मुझे छोड़ दो, तुम अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन जेसिका पर तो कोई और सवार था। कहते हैं ना कि भूत सवार था, और वही हालत तो जेसिका के साथ में था। उसके ऊपर, उसके शरीर के अंदर में वो तो वही 70 साल वाली बुढ़िया अब समा चुकी थी, एक जवान लड़की के रूप में। हाँ, वो भला अपने शिकार को कैसे छोड़ दे, और आखिरकार विजय प्राप्त कर चुकी थी। अब जो आशीष थे ना, छटपटा के रह गए थे, कोई भी उनका बस नहीं चल रहा था। अब फिर वो जेसिका आशीष की आंखों में देखने लगती है, और कुछ ऐसा करती है कि आशीष उसकी आंखों में खो सी जाती है। अब तो जेसिका के जगह पर अब मैडम का अब रूप जैसे दिखाई दे रहा है। आज जैसे ही मैडम को देखते हैं ना, अब आशीष हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आप इस वक्त आप तो कहीं बाहर गए हुए थे ना। अब जो आशीष है ना, अपनी बुद्धि को अब एक तरह से समझ नहीं पाते हैं कि मेरे दिमाग को क्या हुआ, अभी ये मैडम जी कैसे आ गई। अब जेसिका उसकी अब आशीष की बुद्धि को हरण कर लेती है और उनके दिमाग में एक तरह से बिठा देती है कि देखो, मैं तुम्हारी अब पत्नी हूँ, मैं मैडम हूँ, अब तो तुम मुझसे प्यार कर सकते हो। और आखिरकार अब प्यार करने के लिए जेसिका विवश कर देती है। अपना रूप अब जैसा अब आशीष को दिखाई दे रहा है कि ये जेसिका नहीं है, ये तो मेरी पत्नी है। ये कब आ गई? ये तो बाहर गई थी, 2 दिन के बाद आने वाली थी, तो ये कैसे अब हो भी सकता है। अब ये सारी उलझन को दूर करके और मैडम की आंखों में झांकने लगे। अब तो जेसिका उनके लिए मैडम बन चुकी थी। और इसके बाद वही हुआ, अब दोनों लोग प्यार की गहराइयों में उतर चुके थे। अब थकने के बाद में एक तरह से आशीष निढाल हो चुके थे, आंखों में अब नींद आ चुकी थी। और उधर जेसिका जो थी ना, अब जैसे तरोताजा हो गई हो। अब वो उठ करके अब पलंग के पास में बैठ जाती है। अब फिर अब आशीष की तरफ देखने लगती है। अब उसका इरादा बड़ा खतरनाक दिखता है। आशीष तो गहरी नींद में सो चुके थे और जेसिका के आंखों में वो चमक दिखाई दे रही थी। और आखिरकार अपना दोनों हाथ अब एक तरह से गले पर आशीष को रख दिया था और अचानक वो दबाने लगी थी, जैसे आशीष का गला घोट देना चाहती हो। आंखों में खूंखार चमक अब नजर आ रहा था। और जैसे ही एहसास हुआ आशीष को कि अरे मेरा दम घुट रहा है, और वो आंखें खोलते हैं
तब फिर देखते हैं कि अरे ये तो जेसिका है, अभी थोड़ी देर पहले तो मैडम थी यहाँ पर, ये हो क्या रहा है। आशीष एकदम घबरा जाते हैं, अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना जबरदस्त अब गले पर दबाव बना के रखी है जेसिका, अब वो छुड़ा नहीं पाते। और आखिरकार अब जैसे लगता है कि उनका दम घुटता जा रहा है, चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि जेसिका ये क्या कर रही हो, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, लेकिन वो बोल नहीं पाते। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अब फिर उनको कुछ पता नहीं होता है कि जिंदा है या मर चुके हैं। और इसके बाद जेसिका जो है ना, फिर वापस दरवाजे पर पहुंच जाती है और मुड़ करके एक बार, अब यूं कहा जाए कि आशीष को पलट कर देखती है कि कहीं सांस तो नहीं चल रही है। लेकिन जब उसको तसल्ली हो जाती है ना कि हाँ अब ये मर चुका है, तब बड़े इत्मीनान से अपने कमरे में पहुंचती है। और जैसे उसको पता है कि दारू की बोतल और कहाँ रखा है, अलमारी को खोलती है, एक नया बोतल निकाल लेती है। और इसके बाद बोतल खोल करके पैक तो नहीं बनाती, पूरा बोतल ही अब गले में उतार लेती है। गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आती है, अब पूरी की बोतल साफ हो जाती है। और इसके बाद जेसिका अपने बिस्तर पर जा लेटती है, आंखें बंद होती है। और इसके बाद उसके शरीर से कुछ ही देर के बाद में वही दोस्त आत्मा लड़की जैसे बाहर निकलती है। बिल्कुल कम उम्र का दिखाई दे रही है, जैसे 20-25 साल की हो। हाँ, चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ती है। अब फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है, जैसे फिर उसके चेहरे पर झुर्रियां दौड़ रही हो, गाल के अब पूरा हड्डी जैसे सटके हुए हैं, चाम झूल रहा हो। देखने में ही वो अब लग रही थी कि बहुत पुरानी बुढ़िया है। सर के बाल सफेद दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो दीवार को आर पार करती हुई निकल जाती है और उसी पेड़ के पास जा कर के बैठ जाती है। और तब तक बरसात होने लगता है। और फिर उसी पेड़ के अंदर में वो समा जाती है। एक बार फिर जो पक्षी बैठे हुए थे उस पेड़ पर, उस डाल पर, सब घबरा करके अब उड़ जाते हैं, शोर मचाते हुए इधर उधर अब पंख से फड़फड़ाते हुए उड़ने लगते हैं। और उधर जो जेसिका थी, अब ये सब जो कुछ हुआ उसको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है उसके साथ में, उसने क्या किया है। वो तो बिल्कुल जैसे अनजान थी। और अचानक अब वो नींद से जागती है, उसको प्यास लगी होती है, जैसे गला सूख रहा हो। उठती है, लेकिन उस वक्त में जो उसका मटका है, जब पानी निकालने जाती है तो मटका बिल्कुल खाली होता है। पानी की तलाश करती है अपने कमरे में, लेकिन पानी का एक बूंद भी उसको नहीं मिलता है। और तब उसको पता है कि पानी कहाँ मिलेगा, आशीष के कमरे में मिलेगा। जाती है, दरवाजा जैसे ही धकेलती है तो दरवाजा खुल जाता है, जैसे दरवाजा भिड़ा हुआ हो, अंदर से लॉक नहीं हो। वो आशीष को देखती है एक नज़र, लेकिन प्यास पहले बुझाना जरूरी है। अब उस पानी की तलाश में इधर उधर निगाहें अब दौड़ाने लगती है। और तभी एक पानी से भरा बर्तन दिखाई देता है। और जल्दी से उसमें से पानी निकाल करके अपना गला को तर करती है, अपनी प्यास बुझाती है। और उसको एहसास होता है कि ये तो आज बहुत शराब पी लिया है। अब ऐसा तो उसके साथ में नहीं होता था, वो तो बहुत कम मात्रा में वाइन पीती है, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि जैसे बोतल की बोतल टकार लिया। और आखिरकार अब उसके चेहरे पर शरारत दौड़ने लगती है। जब आशीष को देखती है ना तो उसे रहा नहीं जाता है। आप फिर आशीष के पास पहुंच जाती है, आशीष के बगल में जा बैठती है और उनके शरीर को अब उंगलियों से गुदगुदाने लगती है, खेलने लगती है। लेकिन जब कोई हरकत नहीं होता है ना आशीष के शरीर में, तो वो थोड़ा बेचैन हो जाती है, सांसें चेक करने लगती है और कान
हृदय पर लगा देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आशीष अभी तक क्यों नहीं जाग रहा है। इतना शरीर को गुदगुदाने के बाद में अब तो उठ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं उठ रहा आशीष। बड़ा उसको गहरा धक्का लगता है कि क्या हो गया आशीष के साथ में। हृदय गति को कानों से सुनने की कोशिश करती है और तब उसको दिल की धड़कन बहुत कम मात्रा में धड़कता हुआ सुनाई देता है। ऐसा क्यों हो गया, आशीष के साथ में घबरा जाती है। पानी का जो बर्तन था उसमें से पानी निकाल करके अब आशीष के चेहरे पर छिड़कने लगती है। अब एक तरह से आशीष को होश में लाने की कोशिश करती है। आशीष उठो, आशीष उठो। आशीष आंखें नहीं खोल रहा है। अब जो जेसिका थी ना, वो अब मायूस सी होने लगती है कि ये क्या हो गया। सोते सोते आशीष को क्या हो गया। बार बार पानी के छींटा मारती है। आशीष को हृदय को गति को सुनने की कोशिश करती है। अब फिर पानी को छींटा मारती है। ऐसा करते करते लगभग आधा घंटा हो चुका था। तब जा कर के आशीष एक गहरी सांस लेते हुए अपने आंख खोलते हैं और जैसे ही जेसिका को देखते हैं ना तो खौफ में भर जाते हैं। तुमने मेरे साथ में क्या किया, तुमने मुझे मार ही दिया था, तुमने तो मुझे एक तरह से खत्म ही कर दिया था। तुम ऐसी भी हो सकती हो, मैं तो आज तुम्हें जाना था। आशीष लंबी लंबी सांस लेते हुए आज सब कुछ जेसिका को बताने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बिस्तर से उठ जाओ, तुमने तो मुझे मारने की कोशिश किया, जान से मार दिया था, मेरा गला घोट दिया था। अब ये सब सुन कर के जेसिका भौचक्का हो जाती है। हाँ, कहने लगती है कि आशीष, मैं तुम्हारे कमरे में अभी प्रवेश किया हूं, मुझे प्यास लगी थी। मेरे कमरे में जिस बर्तन में पानी था अब मैं खत्म कर चुकी थी, मुझे प्यास से रहा नहीं जा रहा था। मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई ना तो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। मैं तो खटखटाना चाहती थी लेकिन दरवाजा खुल चुका था और तब मैं प्रवेश किया। पानी पीने के बाद मैं तुम्हारे पास आई कि ताकि तुमसे हंसी ठिठोली कर सकूं। मेरा इरादा तो यही था, लेकिन मैं जब महसूस किया कि मेरा इतना गुदगुदाने के बाद उंगलियों से आज तुम बिल्कुल आंखें नहीं खोल रहे हो, और तब मैं घबरा गई थी। और तब मैं पानी के छींटे डाल डाल करके तुम्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी। आखिर ये सब तुम्हारे साथ में हुआ कैसे। उधर जो आशीष खौफ में थे, अब बार बार कह रहे थे कि करने वाली तुम ही हो, तुम ही मेरे साथ में ये सब काम किया है। और जेसिका कहती कि ना, मैं कैसे, मैं तो अभी आई हूं। अब आपस में एक दूसरे को ब्लेम देने लगते हैं कि आशीष का कहना था कि सब कुछ तुमने किया है, मेरा गला तुमने दबाया है, मैं अपनी आंखों से देखा हूं, तुम मेरे पास में एक बार आई थी। सब कुछ आशीष बता रहे थे। इधर जो जेसिका थी मना कर रहे थे कि नहीं, मैं अपने कमरे में सिटकनी लगा करके अंदर से सोई थी और मैं वाइन जरूर पी थी, लेकिन इतना वाइन नहीं पिया था कि मुझे इतना नशा हो जाए। ये मेरे साथ भी कुछ हुआ है, जैसे मैं कितना वाइन बोतल का बोतल डकार चुकी हूँ। मुझे यही बड़ा अजीब सा लग रहा है। आशीष, हम दोनों के साथ में कुछ हुआ है और हम दोनों में आप समझ लो कि कोई न कोई तीसरा व्यक्ति है, तीसरा शक्ति है जो हम लोग के साथ में ये खेल खेला है। तुम समझने की कोशिश करो। अब जो जेसिका थी थोड़ा तंत्र मंत्र का अब जानकारी तो रखती थी और आशीष को अब एक तरह से समझाने लगी थी कि आशीष, तुम शांत हो जाओ, मैं इस चीज को पता लगाती हूँ कि आखिर हमारे कमरे में, तुम्हारे कमरे में जो ये सब खेल हुआ था वो कौन खेल खेला था। और आखिरकार जो जेसिका थी अपने आंख बंद करके अब उस चीज को पता लगाने लगी कि ये कौन शक्ति थी जो हमारे घर के अंदर में आई थी और हम दोनों के साथ खेल खेला और फिर आशीष को जान से मारने का कोशिश भी किया। कौन हो सकती है। आखिरकार अब जैसे जेसिका अब पूरा ध्यान में चली गई है, आंखें बंद हो चुका था, शरीर बिल्कुल शांत हो गया था और
आशीष उसके सामने बैठे हुए सब कुछ अब गौर कर रहे थे। आखिरकार जब पूरा बदन एकदम शांत हो गया था जेसिका का, तब जेसिका को अब लगने लगा कि अब हवा में उड़ रही हो। मतलब उसका जो मन था ना, अब उस शरीर से मुक्त हो चुका था। अब उस चीज को अब ढूंढने के लिए अब निकल पड़ी थी कि आखिर हमारे घर के अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति आई थी, और वो अपनी आत्मा से अब उस चीज को पता कराना चाहती थी। शरीर तो जेसिका का वही था और आत्मा उसका विचरण करने लगी थी। और फिर सब कुछ ढूंढते कभी आशीष के कमरे में अब सब निशान को ढूंढ रही थी, ताकि कौन ऐसी शक्ति थी कि हम लोगों के ऊपर ये ऐसा खेल खेला है। और आखिरकार सब निशान को देखते हुए वो पेड़ के पास पहुंच गई थी, जिस पेड़ के पास में वो 60-70 साल की बुढ़िया अब दिखाई पड़ी थी। अब वास्तव में जेसिका का आत्मा उस जगह पर जा करके रुक जाता है। अब फिर अपनी आंखों से उस पेड़ को घूरने लगता है। उस पेड़ के अंदर में एक सुराख सा नजर आता है, और सुराख में आंखें अब एक तरह से लगा करके जेसिका का आत्मा अब अंदर झांकने की कोशिश करता है। और जब उसमें अपनी आंखें लगा देता है ना, तो वो पेड़ के अंदर में अब तो ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ ना हो करके एक कोई गुफा हो, और उस गुफा में अब सब कुछ साफ नजर आ रहा है, रोशनी नजर आ रही है, और गुफा के अंदर में एक बुढ़िया औरत बैठी हुई है, और उसके सामने में जानवरों की हड्डियां बहुत सारी पड़ी हुई है। मतलब वो जैसे कोई शिकार को फिर से पकड़ रखा था और उसको खाने की, चबाने की कोशिश कर रही थी। जेसिका की आत्मा सब कुछ जान चुकी थी, और इसके बाद अपने शरीर में वापस आ गई थी। कुछ देर के बाद शरीर में हरकत हुई जेसिका का, तब आशीष चौंक गए थे। जेसिका ने आंखें खोल दिया और कहने लगी कि आशीष, मैं उसका पता अब जान चुकी हूं। वो एक 70 साल की बुढ़िया जैसी दिख रही है, लेकिन है बहुत तेज। मैं उसका गुफा देखी हूं, उस पेड़ के अंदर में है। आशीष हैरान हो जाते हैं कि पेड़ के अंदर में गुफा वाला कैसे हो सकता है। और तब अब जैसे जेसिका आशीष को समझाती है कि वो पेड़ कोई सामान्य पेड़ मुझे नहीं दिख रहा था, उसमें एक सुराख था, सुराख से रोशनी सी निकल रही थी। और तब मैंने अपनी आंख से सटा करके देखना शुरू किया, और तब मुझे पता चला कि उसमें एक गुफा सा बना हुआ है। गुफा में रोशनी, और उसके अंदर में एक 70 साल की बुढ़िया एक शिकार को खाई जा रही थी, और वहां पर जानवरों की हड्डियां और सारी बिखरी हुई थी। तो आशीष, हमारे साथ में कोई दोस्त आत्मा बुढ़िया ने सब खेल खेला है। अब मुझे पता चल गया है। अब आशीष, मेरे पर ब्लेम मत देना। जो भी तुम्हारे साथ में हुआ है ना, वो मैं नहीं किया हूं। वो हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गई हो, और उसने ही सारा ये सब खेल खेला है। आशीष, अब तो तुम समझ गए होगे। आशीष अब एक तरह से सत्य में आ चुके थे। जो भी जेसिका ने बात बताई थी, अब एक तरह से तांत्रिक के घर में रहते थे। अब आत्माएं क्या कर सकती थे, अब उनको तो अंदाजा हो ही गया था, और उनको विश्वास करना पड़ गया कि हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। जेसिका सच बोल रही हो, और जेसिका के शरीर में वो दोस्त आत्मा प्रवेश करके अब मेरे साथ में ये सब किया है, ये सब खेल खेला है। और वही अब तांत्रिक मैडम भी बन चुकी थी, वही जेसिका भी बन चुकी थी। और फिर जैसे आशीष को सब मालूम हो गया था, और एक तरह से जेसिका को कहने लगे, जेसिका, हमें सावधान रहना चाहिए। और देखो, अब उसका कहा नहीं जा सकता है कब हमारे ऊपर दोबारा से अटैक कर दे। अभी तो आधी रात ही हुआ है, अब हम क्या करें। जेसिका अब आशीष की तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। कहने लगे, आशीष, एक ही उपाय है, हम दोनों एक ही कमरे में रहें। लेकिन तुम तो मेरे से डरते हो ना। अब आशीष जो थे
जेसिका की तरफ देख रहे थे और कहने लगे कि देखो जेसिका, डर तो तुमसे लगता है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मेरे साथ में ऐसा कुछ खेल नहीं खेलोगी, और तब तो हम एक साथ कमरे में रह सकते हैं। अब जेसिका मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आशीष, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तो अपना भी सुरक्षा करूंगी और तुम्हारा भी सुरक्षा कर दूंगी, जब तक मैडम जी अब आ नहीं जाती हैं। ना जाने मैडम जी अब कहाँ गई हैं, किससे मिलने गई हैं। हमें तो उनकी फिक्र हो रही है। अब तो उनके पास में अब कोई शक्ति भी नहीं है। अगर उन पर कोई हमला हो जाता है तो अपना बचाव कैसे करेंगे। मुझे तो बड़ा फिक्र हो रहा है। और आशीष भी कहते कि हाँ, आपसे ज़्यादा तो मुझे फिक्र हो रहा है। वो मेरी पत्नी जो है, मुझे तो अब उनकी बड़ा चिंता सता रही है, क्योंकि वास्तव में उनके पास में ऐसी शक्ति अब बची नहीं है। आखिर अपना वो बचाव कैसे करेंगे। और जैसा माहौल मैं देख रहा हूँ, अब उन पर आक्रमण हो ही रहा है। हर तरफ से मैडम जी का नुकसान हो रहा है, और नुकसान करने वाला उनका कोई पुराना ही प्रेमी है। उसका नाम है सागर। तो सागर ये दुष्टात्मा बन चुका है क्या। आशीष अब जैसे जेसिका से सवाल पूछ रहे हो। जेसिका कहती है कि हाँ, ऐसा ही नरेंद्र बोल रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं सागर मर कर के शैतान तो नहीं बन गया है। हाँ, तभी तो ऐसा खेल खेल रहा है हम लोग के साथ में। मैडम जी की सारी शक्तियाँ वो चुरा चुका है। साधारण तांत्रिक ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। जरूर मुझे पूरा अंदाजा हो चुका है कि जो खेल खेल रहा है सागर, वो जिंदा नहीं है। वो मर करके एक तरह से अब शैतान बन चुका है, और उस गुफा में सारी शक्तियों को कैद कर रखा है। तब आशीष कहने लगे कि इसीलिए तो आपको मैडम जी ने बोला है कि जेसिका सबसे अब इस चीज में बहादुर है, डरती नहीं है। हाँ, तभी तो मैडम ने आपको चुना है, और आपको तो अब इस चीज का ट्रेनिंग भी दिया गया है कि आखिरकार उन आत्माओं को कैसे आजाद करना है। हाँ, तब जेसिका कहने लगी हाँ, मैं डरती नहीं हूं इन आत्माओं से, मुझे खौफ नहीं है। खौफ किससे है तो मुझे अब इंसान से है। मैं इंसान से घबराती हूँ, अजनबियों से घबराती हूँ, और मैं ना तो शैतान से डरती हूँ और ना दुष्ट आत्माओं से। मुझ में इतनी ताकत है, मैं उनसे लड़ भी सकती हूँ, लेकिन उतनी मेरे पास में अब शक्ति नहीं है कि मैं उनसे सामना कर सकूं। लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। अब आशीष जेसिका आपस में बात करते जा रहे थे कि देखो जेसिका, अपने आप को तैयार रखो, और जैसा मैडम जी दौड़ वापस आएंगी, इसके बाद तुम्हें उस काम में लगना है। सागर के उस रहस्यमयी गुफा में जाना है, अब फिर सारी शक्तियों को आज़ाद करना है जैसा मैडम जी ने बताई है। तो अपने आप को बिल्कुल तैयार रखो। और तब तक एक ही पलंग पर दोनों अब सोए हुए हैं। अब रात गहराती जा रही है। अब फिर जेसिका कहती है कि आशीष, अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सोती हूँ। और दोनों लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बाहर में गीदड़ों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है, और वो आवाज़ लगातार बढ़ती जाती है, और आखिरकार भयानक आवाज़ सुनने के बाद अब जो आशीष थे वो अब थोड़ा खौफ में आ जाते हैं, डर जाते हैं, यूं कहा जाए तो, और जेसिका से जैसे लिपट जाते हैं ताकि जेसिका उनको अब इन शक्तियों से बचा के रहे। उनकी नज़र में जो गिदड़ों की आवाज़ आ रही है, वो समझ रहे थे कि दोस्त आत्माएं अब उनके घर की तरफ देख रही हैं, कहीं दोबारा हमला तो नहीं करना चाहती है। और इसलिए जो आशीष थे अब जेसिका से चिपक गए थे, और जेसिका जैसे नींद में अब जा रही थी, लेकिन जैसे ही अब आशीष उससे आकर के चिपकते हैं, सट जाते हैं, और तब जेसिका आँख खोल देती है, और उसकी चेहरे पर शरारत अब दिखाई दे रहा है, मुस्कुरा उठती है, और वो भी अपने हाथ अब आशीष के अब बदन पर डाल देती है। अब फिर आशीष से धीरे से बोलती है कि आशीष, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम बिल्कुल मत डरो। अब फिर
अब जोर से आशीष को जकड़ लेती है और उसी टाइम आशीष जेसिका से कहते हैं कि ये क्या कर रही हो। और तब जेसिका कहती है क्या तुम्हें छोड़ दूं? फिर वो आत्माएं तुम्हें अब ना जाने तुम्हारे साथ में क्या करेगी। अब सोच लो तुम, या मैं तुम्हें जकड़ के रखूं या फिर तुम्हें आज़ाद कर दूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। और तब आशीष अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि देखो तुम मेरी फ़ायदा उठा रही हो जेसिका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तब जेसिका मुस्कुरा के कहती है ये फ़ायदा नहीं, इसको प्यार कहते हैं। अब प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। क्या तुम्हें मुझ पर कभी प्यार नहीं आता है? लेकिन इसका जवाब आशीष दे नहीं पाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आप समझ चुके हैं कि फिर जेसिका के ऊपर प्यार का भूत सवार हो चुका है। अब कैसे बचा जाए? अगर इससे दूर भागते हैं तो फिर वो आत्मा अब उनके ऊपर में अटैक ना करते और आखिरकार अपने आप को जेसिका के हवाले कर देते हैं। हाँ, जेसिका तो बस यही चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी आज का कहानी तांत्रिक मैडम का। ये पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, मेरे नए चैनल पर आप अभी तक नहीं गए हो तो जल्दी से जाइए ना, आएगा उस कहानी में। राज की कहानियाँ चैनल का नाम है और उसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से उस चैनल का कहानियों का अब आनंद लीजिए। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपने अरुण का जो पिछला भाग था उसमें जो अरुण के साथ में घटना घटी थी, वो सोते हुए अपने पत्नी को छोड़ करके आप फिर जंगल में आ गए थे अपनी दिव्या की तलाश में कि दिव्या उनकी कहाँ है। और आखिरकार उसी जगह पर बैठकर दिव्या का इंतजार कर रहे थे। अब फिर एक तांत्रिक बाबा से उनकी मुलाकात होती है। तांत्रिक बाबा उससे पूछते हैं कि नौजवान, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो आधी रात को? अरुण तांत्रिक बाबा को सब बात बताते हैं कि मुझे अब एक चुड़ैल जो है मेरी अब एक तरह से सहेली थी, यानी प्रेमिका थी, और वो मेरा जीना हराम कर रखी है। सब कुछ अब वो लेके पहले ही जा चुकी है और उसके बाद मरकर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। और तब तांत्रिक बाबा अब ऐसा उसके साथ में करते हैं, उस चुड़ैल को, सहेली चुड़ैल को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब फिर उनकी जो पत्नी जो अरुण को पीछा करते हुए उसी जंगल में आ जाती है। लेकिन जब तांत्रिक बाबा को देखती है बैठे हुए, और तब कहती है कि नहीं, उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम छुप के देखते हैं, अभी तो तांत्रिक बाबा हैं, अब अरुण के साथ में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई भूत प्रेत तो है नहीं। और आखिरकार सब वो जान जाती है कि आखिर सुहेली जो चुड़ैल थी उसको बाबा अपनी जाल में फंसा लेते हैं। अब उसको अपने एक तरह से बंधक बना लेते हैं, उसको कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद अरुण वहाँ से जब चलते हैं और तब उनकी पत्नी पीछा करते हुए चलने लगती है। अरुण जब आहट सुनते हैं ना तो पलट के देखते हैं, और जैसे ही अपने पत्नी को देखते हैं ना तो अपने पत्नी समझते नहीं है, वो खौफ में आ जाते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं। पत्नी कहती है अरे मैं हूँ, लेकिन वो पहचानते नहीं है कि तुम कौन हो, तुम मेरी पत्नी का रूप लेकर आई हो, तुम एक दुष्ट आत्मा हो, तुम कौन हो। और तब पत्नी ऐसी एक बात बताती है जो बात को अरुण नहीं जानते थे, और तब उनको थोड़ा विश्वास होता है, और तब वो दोनों लोग अपने घर लौटते हैं। पत्नी कहती है कि चलो मैंने सब कुछ देख लिया है, अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, सारा काम बाबा ने तो कर दिया है, तांत्रिक बाबा ने, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस सहेली चुड़ैल को कितनी बुरी है, अब ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। झुरझुरी से लेती है याद करते हुए कि कितना काला शरीर, कितना जख्म भरा हुआ था और देखने में कितनी बेढब लग रही थी। और इसके बाद अरुण को दिलासा दिलाती है कि अब डरने की ना आपको ज़रूरत है ना मुझे ज़रूरत है, अब उन चीज़ों को दूर छोड़ देते हैं, अब एक तरह से नई जीवन
स्टार्ट करते हैं। अब वही होता है। अरुण जो दिव्या को मन में तो बहुत याद करते हैं, लेकिन दिव्या उनको अभी भी नजर नहीं है। और एक चीज जो उनकी पत्नी ने जाना था, दिव्या का नाम लिए थे, और वो अरुण से पूछी भी थी कि बाबा किसी अब लड़की का नाम लिए थे, दिव्या कौन है। तब अरुण टाल देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे कुछ हुआ होगा, वो कोई आत्मा होगी। अब ऐसा किसी दिव्या को जानते नहीं है। लेकिन अब उनकी जो पत्नी थी अब जानती थी सच कैसे निकाला जाता है। जब अरुण दारू पीते हैं, और तो रोज पीने का उनकी आदत थी, जब वो पूरे नशे में हो जाएंगे, आज तब मैं उनसे खोद खोद करके दिव्या के बारे में सवाल पूछूंगी, और तब सच्चाई जरूर बताएंगे। लेकिन ऐसा मौका अभी मिला नहीं था, आज जरूर मिलने वाला था। अरुण अपने ऑफिस गए हुए थे, और जब वो लौटे ना तो रात का करीब 9:30 बज रहा था। अब अरुण की पत्नी इंतजार कर रही थी कि कब अरुण आएंगे। आखिरकार जब अरुण घर लौटे ना, तब अब समझ गई थी कि आज ही मौका है, जब दारू पीने बैठेंगे तब मैं उनके समीप जाके बैठ जाऊंगी, और धीरे धीरे उस दिव्या की सच्चाई को पता करूंगी कि दिव्या है कौन आखिर। और वो समय अब नजदीक आ चुका था। अरुण बैठे हुए सोफा पर, उनकी फेवरेट जगह पर, और अपना काम कर रहे थे। पैग पर पैग लगाए जा रहे थे। हम मन में सोच रहे थे दिव्या के बारे में कि दिव्या तुम हो कहाँ पर, तुम मेरे पास में क्यों नहीं आती हो, आखिर मुझसे तुम दूर क्यों हो, क्या तुम्हें अभी आज़ादी नहीं मिली है। लेकिन तांत्रिक बाबा तक बोले थे कि जैसे ही मैं इस आत्मा को, इस सहेली चुड़ैल को कब्जे में ले लिया हूँ, तब तो अपने आप छूट गई होगी, तो आप इतनी देर क्यों लगा रही हो, मेरी आवाज़ क्या आप तक पहुँचती नहीं है। अब मन ही मन जो अरुण थे अब यही सोचते हुए दारू का पैग लगाए जा रहे थे। अब किसी न किसी बहाने से अब उनकी जो पत्नी थी उनके समीप बैठने की कोशिश करती थी, लेकिन जब भी बैठती थी अरुण उससे कोई ना कोई चीज़ मंगवा लेते हैं कि जाओ अब पानी लेके आओ। इस तरह अरुण की पत्नी काफ़ी कोशिश कर चुकी थी कि अरुण के पास में जाके बैठे और अरुण से बात करने की कोशिश करे, लेकिन जब भी जाती थी कोई ना कोई बहाना अब बना करके अरुण दूर भेज ही देते थे। और आखिरकार भोजन का समय हो चुका था। अब भोजन के बहाने अब अरुण के पास पहुंचती है कि कब तक आप पीते रहोगे, अब बंद करो, बहुत हो चुका है, अब भोजन करो, मैं भोजन लेके आ चुकी हूँ। और तब अरुण कहते हैं हाँ ठीक है, तुम भोजन कर लो, आप जाकर अपने बिस्तर पर सो जाओ, मैं अपने आप जब मेरे को भूख लगेगी अब मैं खाना लेकर खा लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ, तुम अपनी नींद क्यों खराब करती हो। अब उनकी पत्नी तो चाहती थी कि कैसे भी उनके पास में जाकर बैठे और दिव्या के बारे में जानकारी ले, लेकिन इतनी ड्रिंक करने के बाद में भी जैसे अरुण अपना होश अब कायम रखे हुए हैं, अब मौका ही नहीं मिलता था उनकी पत्नी को। आखिरकार वही उन्होंने किया जैसा अरुण ने बोला था। भोजन को लेकर अपने कमरे में चली गई थी और सोचती रही कि आज भी मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा है, अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो अरुण कहीं नाराज़ ना हो जाए, फिर लेने देने पड़ जाएंगे। डरती भी थी तो आखिरकार भोजन करके अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेट चुकी थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं आ रही थी। अपने पति के बारे में हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखती थी और नहीं चाहती थी कि उनके पति के ऊपर में कोई विपदा है, इसीलिए सचेत रहती थी। आंखें बंद जरूर किए हुए थी, लेकिन अब कान और एक तरह से खुला हुआ था। जरा से कोई आहट अब महसूस होता तो जाग जाती थी, आंखें खोल देती थी, देखने लगती थी, अरुण को दरवाजे से झांक कर देख लेती, तब तसल्ली होता था। अरुण उसी सोफा पर बैठे हुए आंखें बंद करके जैसे कोई सोच रहे हो या फिर सो गए हो, लेकिन अब अरुण के पास नहीं जा रही थी। अरुण ने साफ शब्दों में कहा था कि तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ खाना खाओ और सो जाओ, जैसे मुझे भूख लगेगी
मैं उठूंगा और किचन से खाना ले लूंगा। इसीलिए डरी हुई थी उनकी पत्नी। बार बार जरा सी आहट होते ही दरवाजे से झांकने लगती, अरुण को देखने लगती। आखिरकार आधी रात हो चुकी थी। उनको चिंता होने लगी कि अरुण क्या हमारे पास में नहीं आएंगे, क्या उसी सोफे पे ही कहीं सो तो नहीं गए। एक बार तो उनको ऐसा कुछ आहट महसूस हुई ना कि वो घबरा गई। उनको लगा कि कहीं सहेली चुड़ैल फिर उस तांत्रिक के कब्जे से छूट तो नहीं गई। अब उन्होंने कहीं सुना था कि जो दुष्ट आत्माएं होती है हमेशा किसी की बस में नहीं रहती। अब वो कहीं निकल तो नहीं गई। मन में एक खटका सो लगा हुआ था। अब फिर दरवाजे पर झांक देखने लगती है। तब उनको पहली बार आभास होता है कि अरुण के आसपास में कुछ हल्का हल्का सा धुआं दिखाई दे रहा है। और वो धुआं देख करके मन में खौफ भर गया था, कहीं फिर सहेली चुड़ैल तो नहीं आ गई। डर पैदा हो चुका था। लेकिन जब वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल करके हॉल में आई, तब वो धुआं एक तरह से गायब हो चुका था। अरुण अभी भी आंखें बंद करके और सोफा पर जैसे सो चुके हों। सामने सब कुछ टेबल पर रखा हुआ है, पीने का, खाने का, चखना, सब कुछ। अब वो जैसे गहरी नींद में चले गए। लेकिन अरुण की पत्नी को इतना हिम्मत नहीं था कि जा करके अरुण को उस वक्त में जगाएं, होश में लाएं कि अरुण उठो और चलो हमारे बिस्तर पर। ऐसा वो कर नहीं सकती थी। अरुण डांट चुके थे, इसीलिए खौफ में थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, कौन सी आवाज़ आई थी और वो हल्का सा धुआं अरुण के पास में किस चीज़ का दिखाई दे रहा था। अरुण तो सिगरेट पिए नहीं थे, तो धुआं का तो कोई मतलब ही नहीं था। तब उनकी निगाहें उस हॉल में एक आईना पर पड़ा। आईना में जो उन्होंने देखा ना, तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरुण के सामने में एक सुंदर सी सफेद वस्त्रों में लड़की नजर आ रही थी और वो अरुण को घूर रही थी। देखने में गजब की खूबसूरत। अब उसकी खूबसूरती देख करके अब जो अरुण की पत्नी थी ना, वो भी अब उसकी खूबसूरती से जैसे जलने लगी थी। क्या इतनी खूबसूरत कोई लड़की हो सकती है? मन में तरह तरह का ख्याल आ रहा था कि आखिर ये कौन हो सकती है भाई, इतनी सुंदर लड़की और अरुण को इतना घूर घूर करके क्यों देख रही है, और आईना में सब कुछ देख रही है। जब आईना में अपनी नज़रें हटाती हैं और फिर अब अपनी दृष्टि को अरुण के साइड में मोड़ती है ना, तो देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर वो लड़की दिखाई नहीं देती है। फिर दृष्टि आईने पर जाती है, आईने में फिर वो लड़की नजर आती है जो अब उसी जगह पर खड़ी हुई अरुण को जैसे घूर रही हो, जैसे आंखों आंखों में अब अरुण को अब देखती जा रही हो, जैसे अरुण से बहुत प्यार करती हो, ऐसा नजर से देख रही थी वो। अब जो बेचैनी अरुण के पत्नी के अंदर में आ चुका था कि ऐसी ऐसी कौन सी शक्ति है जो आईने के अंदर ही देख रही है, और ऐसे देखती है वो तो नजर नहीं आता है। ये क्या बला है भाई, इतनी खूबसूरत लड़की, ये जरूर कोई आत्मा तो नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं है, मेरे पति के ऊपर में अब कुछ होने वाला तो नहीं है। और आखिरकार डर करके खौफ में आने के बाद अब एक तरह से अब अरुण के पास दौड़ जाती है हल्ला करते हुए, और फिर अरुण की आंख खुल जाती है। अब अपनी पत्नी को घबराए हुए देख करके अरुण पूछते हैं, अरे कितना टाइम हो गया? तब वो घड़ी देखते हैं, अरे ये तो आधी रात से ऊपर हो चुका है, क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? तब अरुण की पत्नी अब बताने की कोशिश करती है कि मैंने आईना में एक लड़की को तुम्हारे सामने में देखा था, सफेद वस्त्र पहने हुए थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। कौन थी अरुण, कौन थी ये? कहीं कोई दुष्ट आत्मा हमारे घर में तो प्रवेश नहीं कर गई है? अब जैसे ही सुंदर लड़की का पत्नी ने जिक्र किया तो मन ही मन अरुण अब एक तरह से सोच में पड़ गए थे कि कहीं दिव्या तो नहीं आई थी। ये जैसी
अब बखान कर रही मेरी पत्नी, तो ऐसी शक्ल सूरत, ऐसा कपड़ा तो दिव्या ही पहनती है। जरूर वो दिव्या है, लेकिन अब देखने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में दिव्या नजर नहीं आती है। पूछते कहाँ है, कहाँ तुमने किसी आत्मा को देखा है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अब जो अरुण की पत्नी कहने लगती है, मैं इस आईना के अंदर से देखी थी, इस आईना से मुझे साफ नजर आ रहा था, तुम्हारी जगह पर तुम्हारे सामने में खड़ी हुई और तुम्हें निहार रही थी, घूर रही थी। अरुण, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम खाने लगी। अरुण तो इतना समझ चुके थे कि हो ना हो ये दिव्या थी। अगर दिव्या थी तो मुझे उसने जगाया क्यों नहीं? मेरे कान में कम से कम बोल देती कि अरुण, मैं आ चुकी हूँ। मैं तो उसको देखने के लिए तरस गया हूँ। क्या वास्तव में दिव्या ही थी या कोई और आत्मा थी? अरुण सब अपने दिमाग में अब तरह तरह का ख्याल आ रहा था कि जैसी सुंदरता की बखान कर रही है मेरी पत्नी, जरूर दिव्या ही होगी। अगर दिव्या इतने मेरे करीब आकर खड़ी थी तो मुझे छुआ तक नहीं, मुझे जगाया तक नहीं। ऐसा दिव्या पहले कभी नहीं किया था। क्या वो मुझसे नाराज है? तब कहने लगे अपनी पत्नी से, चलो मुझे दिखाओ। आईने के अब उस एंगल में आते हैं जहाँ से वो सोफा नजर आता है, लेकिन देख करके अरुण हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर दिव्या नहीं है। उनकी पत्नी भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो सोफा की जगह पर अब वो लड़की दिखाई नहीं देती है। फिर अरुण की पत्नी कसम खा के कहने लगी, अरुण, मैंने सच कह रही हूँ, मैं उस लड़की को उसी जगह पर देखा था। अब वो लड़की नजर नहीं आ रही है। सब बात वो बताने लगती कि अरुण, मुझे शक था, मैं तुम्हारी सावधानी अब बरत रही थी। मैं डरी हुई थी कि कहीं तुम पर कोई आत्मा का अटैक ना हो जाए। मैं इसलिए सो नहीं पाई थी। सब एक एक करके बात बताने लगी। तब मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ा। तब मैं हॉल में गई। हॉल में जाते ही मैं देखा कि तुम्हारे सामने में एक धुआं जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन तुम तो आंखें बंद करके सो रहे थे। तुम तो सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाए थे। तो धुआं निकलने का वजह क्या है? और अचानक उस आईने पर मेरी नज़र पड़ी और आईना से तुम्हारा सोफा वाली जगह साफ दिख रही थी। तभी मैंने उस लड़की को देखा था। गजब की खूबसूरत थी। और कौन थी अरुण, क्या आप जानती हो? अरुण मन ही मन मुस्कुरा दिए थे कि हाँ, जानता तो मैं हूँ। मन ही मन अब सोच रहे थे कि अब क्या बताऊँ। तब अरुण कहने लगे, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई लड़की को जानता ही नहीं। अब ना जाने कौन है, कहीं तुम्हारा दिमाग का भ्रम तो नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर वो लड़की आईना से नज़र आती तो अभी भी नज़र आना चाहिए। वो लड़की अब तो यहाँ नज़र नहीं आ रही। ज़रूर तुम्हारे दिमाग का भ्रम होगा। चलो अब हम भी चलते हैं, अब तो मेरी भूख मर चुकी है। अब मुझे खाने की इच्छा नहीं, अब चलो आराम करते हैं। लेकिन मन ही मन बड़ा खुश थे कि कम से कम दिव्या उनके घर में तो आई, उनके सामने आकर खड़ा तो हुई। अगर मेरी पत्नी उस टाइम अब हॉल में नहीं आती तो क्या पता दिव्या मुझे जगाती भी, मुझे प्यार भी करती। ऐसा जरूर संभव था, लेकिन सारा खेल शायद मेरी पत्नी ने बिगाड़ दिया। तभी दिव्या यहाँ से चली गई। अब दिव्या कब मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। और वही सोचते सोचते अब अपने पलंग पर लेट गए थे। कब उनकी आंखों में नींद आ गया और गहरी अब नींद में चले गए थे, सपनों की दुनिया में। सपनों की दुनिया में अब उसी जगह पर, उसी जंगल के अंदर पे जहाँ दिव्या से उनकी मुलाकात हुई थी, और उसी जगह पर जा कर के बैठे हुए हैं, दिव्या के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दिव्या अभी उनको नज़र नहीं आ रही है। आखिरकार एक चीज़ हिलती डुलती दूर से आती हुई दिख रही है। और जैसे ही नज़दीक आई ना, तब तो अरुण जैसे उछल पड़े थे। वो तो दिव्या ही थी। और एक तरह से अरुण दौड़ते हुए दिव्या के पास पहुंच जाते हैं। आप पूछते हैं कि दिव्या, तुम इतने दिन कहाँ थी? तुम कैद से कब निकली? तुम मेरे पास में आती क्यों नहीं है? दिव्या अब मुस्कुरा रही थी। आप कहने लगे कि अरुण, मैं तुम्हारे पास तो गई थी, तुम्हारे पास मैं बहुत देर तक खड़ी रही, लेकिन तुम गहरी नींद में थे।
और सोते हुए मुझे बहुत अच्छा दिख रहे थे। अब मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम अपने आप अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। लेकिन तुम्हारी पत्नी उसी वक्त में अब शायद मुझे आईने के एंगल से देख लिया था, और तब मैं समझ चुकी थी कि कहीं मेरा भेद खुल न जाए। अब फिर मैं उस जगह से निकल चुकी थी। तो अरुण, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर हम जल्द मिलेंगे। अब ऐसा करो, तुम इस जगह पर मत आया करो, ये जगह ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस जगह पर। तुम अपने घर को लौट जाओ। अब मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। इसके बाद दिव्या वापस जिधर से आई थी और उधर ही चलने लगी। अरुण को चेतावनी दी कि तुम इस जगह से निकल जाओ और अपने घर पहुंच जाओ। और आखिरकार जब सपने से उनकी नींद खुलती है तो जाग जाते हैं। देखते हैं सुबह के 4 बजा हुआ है, और तब उनको समझ में आता है कि जो मैंने स्वप्न देखा बिल्कुल असलियत है, सच्चाई है। जो कुछ दिव्या ने बताया सब कुछ तो सही उसने बताया है, उसमें अब मुझे शक करना ही नहीं चाहिए। दिव्या अब उस कैद से आज़ाद हो चुकी है। अब फिर कब मिलेगी उसने कुछ भी नहीं कहा है। अगर उस रात मेरी पत्नी उस हॉल में नहीं जाती तो शायद दिव्या से मेरी मुलाकात हो सकती थी, लेकिन अब मामला बिगड़ चुका है। न जाने कब दिव्या मेरे घर पर लौटे, कब मैं उससे मिल पाऊंगा। अब तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिरकार अपने दिल को तसल्ली देते हुए अब अपने आप को अरुण समझाने लगे कि चलो, कम से कम दिव्या सुरक्षित है, उस सहेली चुड़ैल के अब कब्जे से आज़ाद तो हो चुकी है और अपनी दुनिया में है। अब उसकी मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसका इच्छा होगा हमारे पास ज़रूर आएगी, हम ज़रूर मिलेंगे। अब फिर अपने काम में एक तरह से अब बिजी हो गए थे अरुण। अब अपना ऑफिस भी संभालना था, काम भी करना था, पैसे की ज़रूरत भी थी, तो काम तो करना ज़रूरी था। और अपना काम करते अब फिर वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आते और इस याद में उस सोफे पर बैठते कि दिव्या आ जाएगी। लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, अभी भी अरुण पर निगाहें जमा के बैठी हुई थी, और जरा से भी हलचल होती उस हॉल के अंदर में तो आकर के दरवाजे से चोर निगाहों से झांकने लगती। कहीं वही तो दिव्या नहीं थी जो उस रात आई थी, वही सबसे खूबसूरत लग रही थी। कहीं हमारा पति इसके साथ कोई संबंध तो नहीं है। अब यही मन में अब कीड़ा कुलबड़ाने लगा था। और जब तक अरुण उस जगह पर बैठे रहते या सोते रहते सोफा पर, तब तक अब चैन से सो नहीं पाती थी, और ऐसे ही हर रात करती थी। अरुण भी जानते थे, जब उनकी पत्नी दरवाजे पर आती तो समझ जाते, आहट मिल जाती थी कि उनकी पत्नी अब उनका एक तरह से निगरानी रख रही है और हमें सतर्क रहना चाहिए। और दिव्या तो खुद समझदार है, ऐसे जगह पर वो खुद ही नहीं आएगी। अब चाहते तो बहुत मिलना दिव्या से, लेकिन इस घर में अब संभव लग नहीं रहा था। मन में लालसा बहुत थी कि दिव्या से मिले, अपनी दिल की बात कहें, उसकी दिल की बात सुने, लेकिन कब, कहाँ पर। आखिरकार 15 दिन से अधिक हो चुका था, ना तो दिव्या उनको दिखाई दी, ना दोबारा सपने में आई। मिलने की लालसा अब जोरदार हो चुकी थी और उस जंगल में जाना चाहते थे जहाँ पर दिव्या मिल सकती थी। लेकिन दिव्या ने चेताया था कि देखो अरुण, ये जो जगह है ना, अब तुम्हें आना नहीं चाहिए, ये जगह खतरनाक हो चुकी है और तुम्हारे साथ में बहुत बुरा भी हो सकता है, तो तुम इस जगह पर कभी आने की कोशिश भी मत करना। अपने दिल को अब अरुण तसल्ली देते थे कि चलो दिव्या की कहना मानते हैं, हम जंगल में नहीं जाते। और आखिरकार एक पार्टी में वो पहुंचते हैं, अपने दोस्त की पार्टी में। और वो पार्टी अब दारू की पार्टी होती है। पार्टी में होता क्या है, अब पूरा तरह से नशे में चूर होते हैं। रात के करीब 11 बजे पार्टी खत्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो अरुण है ना,
इतना तगड़ा ड्रिंक कर देते हैं कि अब उनसे कार ड्राइव करना संभव नहीं लगता है, और ना ऐसा कभी करना भी चाहते थे। अपने दोस्त से बोलते हैं कि दोस्त, मुझे क्या तुम्हारे घर में आज रात गुजार सकता हूँ? दोस्त मान जाता है, कहता है कि अरे तुम्हारा ही घर तो अरुण, जब तक तुम चाहे आप आराम कर सकते हो, हमें कोई इतराज नहीं है। और तब अरुण ड्राइंग रूम में ही एक सोफे पर अब सो जाते हैं। नशा में सवार हैं और उनको जरा भी अनुमान नहीं है कि उनके आसपास में अब क्या हो रहा है। सारे दोस्त विदा होकर के चले जाते हैं। अब वो जो घर के मेज़बान थे वे अपने पत्नी के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं, और वो जाते जाते अब वो जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था अब एक तरह से बंद कर देते हैं, और उस हॉल में सिर्फ अरुण ही सोफे पर सोते रहते हैं, और वो भी नशे में पूरी तरह से धुत। आधी रात होता है। आधी रात के बाद में अब जैसे दिव्या वहाँ पर अब हवा में प्रकट हुई। अरुण की अब जैसे सो रहे हैं बच्चे की तरह सोते थे, और वो देखना चाहती थी। अरुण को देख करके बड़ा अब अच्छा लगता था, और वो बच्चे वाले जो मुद्रा में सोते थे ना, अब दिव्या को बहुत पसंद आता था, और उनके बगल में जाके बैठ गई। उनकी बालों पर अपना हाथ फेरने लगे, और कुछ ही देर में अब जैसे अरुण ने आंखें खोल दी, जैसे अब उनको स्पर्श महसूस हुआ। स्पर्श को अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो स्पर्श है ना, मेरी प्रेम का यानी दिव्या का है। और जैसे ही आंखें खोलते हैं ना, तो दिव्या को सामने देख करके अब बस आंखें झपकाने लगते हैं, जैसे ये जरूर सपना होगा, जरूर मेरा सपना है, ये ख्वाबी तो है। और तब दिव्या को पकड़ते हैं, महसूस करते हैं, और तब उनके एहसास होता है कि नहीं नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है, दिव्या आ चुकी है। और इसके बाद दिव्या को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और पूछते हैं, दिव्या तुम मुझसे दूर क्यों चली गई थी? मैं तो तुम्हारी याद में तड़प रहा था। दिव्या अब उनको समझाने लगी कि अरुण देखो, तुम अपने घर में अपने पत्नी के साथ में खुश रहो, अब मैं तुम्हारे बीच में कभी आना नहीं चाहती। अब जो तुम्हारा प्रेम का हक है ना, तुम्हारी पत्नी का है। अब मैं तो तुम्हारी एक तरह से प्रेमिका हूँ, कभी मिल लिया कभी ना ही मिला। तो अब एक तरह से सब कुछ वो समझाने लगी थी अरुण को कि तुम अपनी पत्नी को अब ख्याल रखो, मैं तो कहीं ना कहीं तुमसे मिल ही लूँगी, और तुम मेरी इतना टेंशन मत लिया करो, अपनी पत्नी का ध्यान रखो, सेवा भाव करो। अब एक तरह से शिक्षा पर शिक्षा अरुण को दे रही थी, लेकिन अब अरुण जो थे दिल तो दे बैठे थे दिव्या को, पत्नी से ज़्यादा प्यार करते थे। और कहने लगे कि देखो दिव्या, पत्नी तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, मैं उसका इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल में बसी हुई हो, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं पड़ता। तब दिव्या कहने लगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास में आई हूँ, मेरा भी हालत कुछ ऐसे ही है, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेती मुझे भी चैन नहीं पड़ता। इसके बाद में दोनों लोग अपना प्यार करने लगते हैं, प्यार का इजहार करने लगते हैं। इस तरह सुबह का 3 बज जाता है। दिव्या अब जाने को तैयार हो रही है कि अरुण अब मैं जा रही हूँ। तब अरुण कहते हैं कि अब दिव्या हम कहाँ मिलेंगे, आज तो हम इस घर में आए थे पार्टी में, तब अब तुम मिल चुकी हो, तुम मेरे घर में अब मेरी पत्नी की वजह से नहीं आओगी, तो हम मिलेंगे तो कहाँ पर? दिव्या मुस्कुरा के कहने लगी कि इसका रास्ता मैं ज़रूर निकालूंगी, लेकिन कुछ समय लगेगा, और तब तक अरुण अपने आप पर काबू रखो, और मेरा जो काम है मुझे करने दो, अब मैं जल्द से तुमसे मिलूंगी, हम एक ऐसे ठिकाने का हम तलाश मैं करूंगी जहाँ पर हम मिल सके। तब अरुण कहने लगे कि जल्दी करना, और आखिरकार अरुण को छोड़ करके दिव्या निकल चुकी थी कि अरुण हम जल्द मिलेंगे, तुम मेरी परवाह मत करो, तुम अपनी पत्नी का देखभाल करो, अब उसको प्यार करो, हम तो कभी न कभी मिलते रहेंगे। अब दिव्या निकल चुकी है, अब एक तरह से पूरा होश में आ चुके थे, लेकिन अभी 3 बजा था। आखिरकार
एक नींद और लेना ही बेहतर समझा। अरुण जब सो के उठे ना तो 7 बज चुका था और उनके मेजबान अभी भी सोए हुए थे। जाके अब हॉल से निकल के अब उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं कि दोस्त सुबह हो चुका है, अब मैं अपना घर के लिए निकल रहा हूँ, आ करके मेन गेट का दरवाज़ा बंद कर लो। अब इसके बाद अरुण अपनी कार लेकर के अपने घर अब पहुँच जाते हैं। जब घर पहुँचते हैं ना तो दरवाज़ा खुला पाते हैं। दरवाज़ा दोनों पल्ला अब खुला हुआ है, सुबह का वक्त है। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं ना तो घर की हालत देख करके अब खौफ में आ जाते हैं। हर तरफ पर अब सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है, जैसे लग रहा है कि उस घर में कोई युद्ध हुआ हो। घबरा करके अपनी पत्नी के कमरे के पास पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब अपनी पत्नी को पुकारते हैं, तब पत्नी की डरी हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है कि नहीं नहीं, तुम मेरे पति हो ही नहीं सकते, तुम वही आत्मा हो, तुम पिशाच हो, तुम भूत हो, तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे अब कमरे से दूर हट जाओ, तुम मेरे कमरे में आ नहीं पाओगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पत्नी का डरी डरी आवाज़ सुनाई पड़ता है। इधर अरुण दिलासा देते हैं कि तुम दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा नाम अरुण है, देखो सुबह हो चुका है, ये सब हुआ क्या है, दरवाज़ा खोलोगी तभी तो हम बात कर पाएंगे। लेकिन जो उनकी पत्नी है ना खौफ में रहती है, वो डरी हुई आवाज़ में कहती नहीं नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो ही नहीं सकते, तुम मेरे पति के रूप लेकर के घर में आ गए थे, अब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुम कोई दुष्ट आत्मा हो, मैं तो वक्त पर सचेत हो गई, नहीं तो तुम मेरे साथ में ना जाने क्या क्या करते, तुम मेरे पति कतई नहीं हो सकते। अब ये सब सुनकर के अरुण एकदम खौफ में आ चुके थे कि क्या उनका कोई रूप लेकर के अब इस घर में आ चुका था मेरी पत्नी के पास में, ये कैसे संभव है, कौन ऐसा कर सकता है। अरुण एकदम बेहद डरे हुए घबराए हुए अब बार बार अपने पत्नी को कह रहे दरवाज़ा खोलो, खिड़की से झांक के देखो, सुबह हो चुकी है, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, दरवाज़ा खोलो, हम बात करते हैं। इसके बाद उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और डरी रहती है। वो आकर के अरुण के पास में अब जैसे छू करके महसूस करना चाहती है कि हाँ वास्तव में अरुण ही है, अब उनकी कोई परछाई तो नहीं है। और तब अरुण पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। तब उनकी पत्नी कहने लगी कि मुझे मालूम था कि आप पार्टी में गए हो, अब मुझे ये नहीं मालूम था कि आप लौटोगे या सुबह लौटोगे, क्योंकि आप पीने के बाद में अब मैं इतना जानती हूँ कि अपने होश में नहीं रहते हैं, तो मुझे एक तरह से अंदेशा था कि आप रात तो उसी घर में बिताओगे, सुबह ही लौटोगे। लेकिन आधी रात के वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगा था। अब मैं समझी कि आप लौट आए हो। मैं भाग करके अब दरवाज़ा मेन गेट खोला और तब मुझे आप रोड पर खड़े नजर आए। अब मैं पूछने लगी कार कहाँ रह गया, तब आपने कहा कि दोस्त के घर पर रह गया। अब दोस्त के भाई ने मुझे अब कार पर छोड़ दिया है। तब मैं निश्चित हो गई थी। फिर मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। इसके बाद आप अंदर आए, आपको तो नहीं, आपकी छाया मैं बोल सकती हूँ, आपकी छाया अंदर आया। अब मुझे बाहों में दबोचने लगा था, लेकिन उसके शरीर से एक बदबू सी आ रही थी और वो बदबू मैं देख करके समझ चुकी थी कि वो तो आप कभी नहीं हो सकते। इसके बाद मैं अपने आप को ना जाने कैसे उसके चंगुल से छुड़ाई, अब भागती हुई दरवाजे के अंदर आ चुकी थी। दरवाज़ा अपना बंद कर लिया और मैं अब उस दरवाजे पर एक तरह से जम करके खड़ी हुई थी। और वो जो भी शख्स था हमारे ड्राइंग रूम का सामान को तोड़ रहा था, पटक रहा था, अब जिधर देखो चिल्ला रहा था, हल्ला कर रहा था कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे साथ में सोना है। और मैं तो खौफ में थी, लेकिन ना जाने क्यों हमारे उस दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहा था। जरूर हमारी ऐसी कोई शक्ति थी जो रक्षा कर रही थी। अरुण ये सब क्या है, ये कब खत्म होगा,
उस चुड़ैल से हमारा पीछा छूट चुका है, तो ये छाया कौन सा जो तुम्हारा रूप लेकर के हमारे घर में आया था, मेरे साथ सोने का जिद कर रहा था? ये कौन हो सकता है अरुण? ये सब कब तक चलेगा? मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती अरुण, मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दो। और तुम तो अब बिल्कुल इस लाइन में आप एक तरह से अपने आप को ढाल चुके हो, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकती हूँ, ना कभी सोच सकती हूँ। मुझे तो मेरे माँ बाप के पास गांव में छोड़ दो। रोने लगी थी अरुण की पत्नी। अरुण उसको दिलासा दे रहे थे कि अरे पगली, शांत हो जाए, हम इसका उपाय करेंगे, जल्द करेंगे, और तुम अपने आप को शांत रखो। लेकिन अरुण का पत्नी का रो रो का बुरा हाल था। कह रहे थे कि वो तुम्हारी तरह लग रहा था अरुण, तुम्हारी बिल्कुल कॉपी था। अगर उसके शरीर से बास नहीं आती, बदबू नहीं आती ना, तो मैं तो धोखा खा चुकी थी। जरूर उसके साथ मैं अपने बिस्तर पर आ जाती, और तब मेरा क्या होता। अरुण की पत्नी रोते रोते अपनी आंख लाल कर चुकी थी। कह रही थी कि अरुण, अब मैं सह नहीं सकती, मुझे अपने माँ बाप के पास जाने दो, मुझे तुम छोड़ दो, और तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं बस से चली जाऊंगी। अरुण समझा रहे थे कि पगली, मुझे एक दिन का मौका दे, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तू डर मत। अब मैं तुझे छोड़ करके अब कहीं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे कोई भी मित्र मुझे अपनी पार्टी में बुलाए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। रात तो तुम्हारे पास ही गुजारूंगा। अब मैं ऐसा उपाय जरूर ढूंढूंगा कि हमारे घर में अब शांति आ जाए, कोई आत्मा हमारे घर के पास में बिल्कुल ना फटके, लेकिन टाइम तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी अरुण जी की, दिव्या की कहानी। ये पाठ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और मेरे अब नए चैनल पर जरूर जाइएगा, राज की कहानियाँ में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं तो इस लिंक के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। और उसमें जो कहानी चल रही है ना, वो भी मज़ेदार कहानी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।